आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में किसका एक अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल होने पर वज्र गुणन विधि से याद कीजिए। यानी हमें क्या है, कोई समीकरण दिया गया है, सबसे पहले हमें उनका ये जांच करनी है कि उनका हल कौन सा होगा, अद्वितीय होगा या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर अनेक हल होंगे। इन तीनों स्थितियों में से पहले स्थिति जांच करनी है। स्थिति जांच करने के बाद हमें यह देखना है कि जब अद्वितीय हल हो जाता है तो हमें वज्र गुणन विधि से क्या करना है, x और y यानी जो भी हमारे चर पद दिए जाएंगे उनके मान याद करना है। हम इस पहले क्वेश्चन का पहला टॉपिक करते हैं। x माइनस 3y इजिकल -3 इजिकल टू 0, 3x माइनस 9y -2 इजिकल टू 0। अब हम देखते हैं कि इसका पहले हल जांच करना है। हल जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में a1 का मान कितना है 1, b1 का कितना है -3 और c1 का है -3। उसके बाद आता है a2 का मान है 3, b2 का मान है -9 और c2 का मान है -2। अब हम इसका हल की जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों को लिखते हैं और बराबर करते हैं। तब देख लेते हैं कि अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तब तो अद्वितीय हल हो जाता है, और जब तीनों बराबर हो जाता है तब अनेक हल हो जाता है। अगर दो बराबर होकर एक बराबर नहीं होता है तब क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होता है। हम इनको पहले लिखते हैं बट्टा में a1/a2 में। तो a1 का मान कितना है, a1/a2, b1/b2। पहले हम इसको लिखते हैं, a1 का मान है 1/3 इजिकल टू -3/-9, माइनस से माइनस -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटते हैं तो आ जाता है 1/3, तो हो जाता है 1/3, 3/2। इसमें हम देखते हैं ये दोनों मान बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तब क्या स्थिति हो जाती है, तब स्थिति हमारी क्या हो जाती है, तब स्थिति a1/a2, b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तब स्थिति क्या हो जाती है, a1/a2, ये स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। यानी जब स्थिति क्या हो, a1/a2, b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल c1/c2, अगर ये स्थिति होती है तो इसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर इसका कोई भी हल नहीं होता है तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इसको आगे हल नहीं करना है। इस प्रकार टॉपिक 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक 2 में हमें दिया गया है 3x माइनस 5y इजिकल टू 20, 6x माइनस 10y इजिकल टू 40। यह हमें दिया गया है तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 3x माइनस 5y माइनस 20 इजिकल टू 0। उसके बाद आ जाता है इसका भी हम पक्षांतरण कर लेते हैं, 40 को इधर भेज देते तब आ जाता है 6x माइनस 10y
-40 इजिकल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं क्या इनका हल कौन सा होगा। हल की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले a1 का मान कितना है 3, b1 का मान है -5 और c1 का मान है -20। उसके बाद आ जाता है a2 का मान कितना है 6, b2 है -10 और c2 है -40। याद आता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको a1/a2 b1/b2 इस रूप में व्यक्त करते हैं और देखते हैं कि इनकी स्थिति कौन सी होती है। तो हम a1 का मान कितना है 3/6 -5 -10 और -20 बट्टे -40। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस। इसके बाद हम देखते हैं 3 के पाड़े से 6 भी विभाजित है और 3 भी, तब कितना आ जाता है 1 और 2। इसमें 5 का देते हैं तब 5 में 1, 5 के पाड़े में 10 कितनी बार आते हैं 2 बार। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 बार और 2 दूनी 4। अब हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों क्या इक्वल है, तीनों इक्वल है। तब स्थिति कौन सी आ जाती है, तब स्थिति कौन सी आ जाती है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये स्थिति हो जाती है। इस स्थिति के लिए या फिर उपयुक्त स्थिति में अनेक हल होते हैं। यानी अगर स्थिति कौन सी बन जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों ही अगर इक्वल हो जाते हैं तब उसका हल क्या होता है, अनेक हल होते हैं। यानी उन दोनों समीकरणों में जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यानी जो भी बिंदु इस समीकरण का होगा वही स्वयं बिंदु इस समीकरण का होगा। और इसमें क्या हो जाता है, पहले वाले टॉपिक में हमारे कितना हो जाता है, कोई हल नहीं होता है। यानी दोनों किस रूप में होते हैं, समांतर में, और ये होते हैं संपाती रूप में। इस प्रकार टॉपिक 1 हो जाता है, पर्सनल 2 टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 में हमें क्या दिया गया है, 2x + y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल टू 8। ये मान दिए गए हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं। तब क्या हो जाता है, 2x + y - 5 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0। ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी स्थिति जांच करते हैं। स्थिति जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, a1 का मान कितना है 2, b1 का 1 और c1 का है -5। इसके बाद आता है a2 का मान है 3, b2 2 और c2 -8। उपयुक्त मान यह होता है। अब हम क्या करते हैं, इनको a1/a2 b1/b2 इस रूप में व्यक्त करते हैं। तब हो जाता है a1 का मान कितना है 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5/-8। माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम देखते हैं 2/3 और 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तब स्थिति कौन सी आ जाती है, तब स्थिति कौन सी आ जाती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। स्थिति ये हो जाती है। उपयुक्त स्थिति में हमारी क्या होते हैं, उपयुक्त स्थिति
स्थिति में अद्वितीय हल होते हैं। यानी हमारा जो ये स्थिति है इसमें क्या है, अद्वितीय हल है। अब हम देखते हैं अद्वितीय हल है तो हमें क्या दिया गया था, अद्वितीय हल होने पर हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से x और y के मान हल करने हैं। तो हम करते हैं वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से अगर हम हल करते हैं तब क्या होता है, x y और 1 तीन ये स्थिति हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, x के नीचे हम पहले क्या लिखते हैं, b1 का मान कितना है 1 और b2 का 2, c1 का -5 -8। इसके बाद आ जाता है y में देखो c1 और c2 तो आ जाता है, a1 और a1 का मान कितना है 2 और 3। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ के बाकी दोनों फलन, तो ये फलन तो आ जाता है। अब वापस क्या लिखते हैं, a1 और b1 और b2 का मान, b1 का मान है 1 और b2 का है 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है, आपस में गुणा करना, इसी विधि को हम क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि कहते हैं। तब हो जाता है x अपॉन पहले क्या है 1 गुणा 8 यानी 1, या फिर इसको हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं b1 c2 माइनस c12 b2। उसके बाद आ जाता है y इजिकल टू c1 a2 माइनस c2 a1 और कांस्टेंट बराबर आ जाता है a1 b2 माइनस b1 c2। याद आती हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सभी का मान, अगर हमें ये सूत्र याद रहते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा सूत्र में मान रखकर भी हल कर सकते हैं। अगर सूत्र याद नहीं रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वज्र गुणन विधि को अपना लेते हैं। इस विधि को अपनाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे x अपॉन इनको आपस में गुणा करते हैं तब कितना आ जाता है 1 गुणा -8 -5 माइनस प्लस 2 इजिकल टू y अपॉन y में हमारा क्या आ जाता है, -5 गुणा 3 -5 गुणा 3 माइनस में क्या आ जाता है, -8 गुणा माइनस प्लस 8 गुणा 2 इजिकल टू 1 अपॉन 2 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 3। अब हम इनको हल करते हैं तब आ जाता है x अपॉन -8 प्लस 10 इजिकल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इजिकल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। 8 में से तब आ जाता है x अपॉन 2, यहाँ पर माइनस के 15 है, यहाँ पर प्लस के 16, यानी प्लस वाली संख्या अधिक है, कितनी अधिक है 1, और 1 में से 4 में से 3 गया 1। अब हम क्या करते हैं, इनको और इनको बराबर करते हैं, इनको और इनको बराबर करते हैं, तब हमारे क्या है, x और y के मान आ जाते हैं। तब हो जाता है x अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन 1। दूसरी स्थिति हो जाती है y अपॉन 1 इजिकल टू 1 अपॉन 1। तब आ जाता है x इजिकल टू 2
और y इजिकल टू आ जाता है 1, यानी x का मान क्या आ जाता है 2 और y का मान क्या आ जाता है 1। यानी x का मान 2 और y का मान अगर 1 है तो हमारे क्या है, समीकरण आपस में संतुष्ट है और क्या हो जाता है, इनको वज्र गुणन विधि से हल करने पर क्या होती है, इस विधि को इस तरीके से हम करते हैं। इस प्रकार टॉपिक 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इजिकल टू 0। अब हमें यह बताना है कि पहले तो इसकी स्थिति जांच करनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, यह बताना है कि ये कौन सी फलन यानी इसका जो हल है अगर अद्वितीय है तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से करना है। तब पहले हम इनके हल के बारे में पता कर लेते हैं। हल के बारे में पता करते हैं तब सबसे पहले करते हैं a1 इजिकल टू 1, b1 इजिकल टू -3 और c1 इजिकल टू -7। उसके बाद आता है a2 इजिकल टू 3, b2 इजिकल टू -3 और c2 इजिकल टू -15। यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनको a1 अपन a2 के रूप में व्यक्त करते हैं और देखते हैं इसका हल कौन सा है। a1 अपन a2 के रूप में व्यक्त करते हैं तब आ जाता है 1/3 -3/-3 और -7/-15। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाता है 1 1। यानी तो स्थिति कौन सी हो जाती है, तो हमारे समीकरण की स्थिति हो जाती है 1/3 नॉट इक्वल 1 नॉट इक्वल 7/15। इस स्थिति तब स्थिति कौन सी होती है, इस अगर हमारे समीकरण में ये स्थिति बनती है तो हमारा हल कौन सा होता है, अद्वितीय हल होता है। तब स्थिति a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है। तब क्या हो जाती है स्थिति, तब स्थिति ये होती है, तब क्या होता है उपरोक्त स्थिति में अद्वितीय हल होता है। उपयुक्त स्थिति में क्या होता है, हमारा हल है वो क्या होता है अद्वितीय। अगर अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। वज्र गुणन विधि से हम हल करते हैं वज्र गुणन विधि। विधि से वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वज्र गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं। तब हमारे देख लेते हैं x y और 1, ये 3 ही होते हैं समीकरण में। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर 3 है तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इन सभी के मान लिखते हैं। मान किस प्रकार लिखते हैं, x, अगर जिस फलन में x है उनको छोड़कर बाकी फलनों को क्या करें यहाँ पर व्यक्त करते हैं। x का मान छोड़ देते हैं तब हमारा क्या आ जाता है b1। b1 का मान कितना है -3 और b2 का भी -3। उसके बाद देखते हैं c1 का मान है -7 -15। उसके बाद हम क्या करते हैं y वाले फलन को छोड़कर अब हम देखते हैं कि y वाले से जस्ट अगला कौन सा आ जाता है c1 और c2 का मान तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे वाला क्या आ जाता है वापस a1 और a2। a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान है 3। इसके बाद हम क्या करते हैं अचर पद को छोड़ देते हैं और बाकी बचे में हम देखते हैं ये तो मान एक बार आ जाता है, इस मान को लिखते हैं -3।
इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं। गुणा करते हैं इस प्रकार गुणा करते हैं तो हो जाता है x अपॉन b1 और c2। b1 का मान है -3 -15, c1 का मान b2 का मान है +3 माइनस माइनस +3 -7 अपॉन इजिकल टू c1 का मान है -7, a2 का मान है 3। उसी प्रकार माइनस माइनस और अब लिखते हैं c2 का मान है -15 माइनस माइनस +15 गुणा 1, यह आ जाता है y के बेटे में। उसके बाद आता है 1, यहाँ पर हो जाता है 1 अपॉन 1, a1 का मान है 1 और b1 का मान क्या है, b2 का है -3 माइनस b1 का मान क्या है -3 माइनस माइनस प्लस और 3। अब हम करते हैं तब हो जाता है x अपॉन 45 माइनस माइनस प्लस। इसके बाद आ जाता है माइनस 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 प्लस माइनस 7 21 इजिकल टू y अपॉन 7 21 माइनस प्लस माइनस 21 प्लस 15 का 15 इजिकल टू 1 अपॉन माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 प्लस 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 3 दिए 9, तो हो जाता है x अपॉन 45 में 21 जाते हैं तब पीछे बचता है 24 y इजिकल टू, यहाँ पर देखते हैं माइनस की संख्या दी गई कितनी दी गई 6, तो आ जाता है y इजिकल टू -6 इजिकल टू 1 अपॉन माइनस की संख्या प्लस की संख्या दी गई कितनी दी गई 6, तो आ जाता है 1 अपॉन 6। अब हम क्या करते हैं इन तीनों को क्या करते हैं बराबर रखते हैं, बराबर रखते हैं तब हो जाता है x अपॉन 24 इजिकल टू 1 अपॉन 6 y इजिकल टू -6 1 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर देखते हैं 6 से विभाजित करते हैं तो कितना आ जाता है 4, तो हो जाता है x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू आ जाता है यहाँ माइनस का है संख्या तब कितना आ जाता है -1, यानी इस समीकरण में x का मान तो क्या होगा प्लस के 4 होगा और y का मान क्या होगा -4 होगा। -4 होगा तब हमारा क्या हो जाता है समीकरण आपस में y का मान है वो होता है -1 और x का मान है वो क्या हो जाता है +4, तब हमारा क्या हो जाता है समीकरण आपस में संतुष्ट हो जाते हैं और क्या हो जाता है अद्वितीय हल में हल हो जाते हैं। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन संख्या 1। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है a और b के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म एक परिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी हमें क्या है इसमें x y भी दिया गया है और a b भी दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि इनका हल है वो क्या है अनेक हल है। तो हमें हल याद क्या करना है कि a और b का मान याद करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इसका पहला टॉपिक है उसमें स्थिति क्या दी गई है अनेक हल होने पर, हल क्या है अनेक है। तब हमें क्या करना है 2x + 3y इजिकल टू 7। दूसरा समीकरण दिया गया है a - b x प्लस a + b y इजिकल टू 3a + b -
2। यानी स्थिति हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब हमें इसमें ए और बी के मान हल करने हैं और स्थिति क्या दी गई है, हल क्या है उनके, अनेक है। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले हमें क्या देखते हैं, हल अनेक होने पर। अनेक हल होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्थिति कौन सी होती है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 स्थिति ये होती है। इस स्थिति होने पर हम क्या करते हैं, इसको अब हम क्या करते हैं, इनको इस स्थिति में व्यक्त करते हैं। हल उनके अनेक हैं। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया रखा है कि इनका हल क्या है, वो अनेक है। अनेक हल है तो हम क्या करते हैं, इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं और हल करते हैं कि ए व बी के मान क्या होंगे। तो हम देखते हैं 2/A, यहाँ से लिख लेते हैं पहले A1 का मान है 2, B1 का मान है 3 और C1 का मान है 7। उसके बाद A2 का मान है A-B, B2 का मान है A+B और C2 का मान है 3A+B-2। यह स्थितियाँ। अब हम क्या करते हैं, इसको कितना है 2/A-B, B1 का मान कितना है 3/A+B और C1 का मान कितना है 7/3A+B-2। यह अब हम क्या करते हैं, इनको ये मान है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके बराबर करते हैं, तब आ जाता है 2A-B 3A+B। तो इसको क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तब होता है 2A+B 3A-B 2A+3B 2B 3A-3B। यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं, B को इस तरफ और A को, तब आ जाता है 2A+3B। तब क्या आ जाता है, तो आ जाता है A=5B। यह आ जाता है समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट समीकरण में हम क्या करते हैं, इस मान को और इस मान को बराबर करते हैं। तब क्या आ जाता है 2A-B = 7 3A+B-2। याद आता है। इसको हम वज्र गुणा विधि करते हैं, तब होता है 7A-B 2 3A+B-2। तो होता है 7A-7B 6A+2B-4। ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करते हैं तब होता है 7A -6A -7B -2B =-4। यहाँ पर आ जाता है A -9B =-4। अब हम क्या करते हैं, A के स्थान पर क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। A का समीकरण 1 से A का मान रखने पर A का मान रखते हैं, तब आ जाता है 5B -9B =-4। तो आ जाता है -4B =-4। 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तब आ जाता है B =1। B का मान बना आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, B का मान समीकरण 1 में रखने पर B का मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 में रखते हैं तब आ जाता है a इजिकल टू 5 गुणा 1, a इजिकल टू कितना आ जाता है 5। यानी अगर इनके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे, तब a का मान कितना होगा 5 और b का मान क्या है 1 है, तभी इसके क्या है अनेक हल होंगे, वरना इसका क्या है अनेक हल नहीं होंगे। या तो क्या हो जाएंगे कोई हल नहीं होगा या फिर प्रतिच्छेदी हल होगा। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला टॉपिक। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड टॉपिक। टॉपिक 2 में दिया गया है के किस मान के लिए रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी हमें दिया गया है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये तो हमारी स्थिति दी गई है। समीकरण क्या दिया गया है 3x प्लस y इजिकल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इजिकल टू 2k प्लस 1। अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन से पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति क्या दी गई है। स्थिति दी गई है कोई हल नहीं है। कोई हल के लिए हम स्थिति कौन सी हो जाती है, हल ना हो, कोई हल ना हो तब, कोई हल ना हो तब स्थिति क्या हो जाती है a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 ये होती हैं। अब हम क्या करते हैं इन समीकरणों से a1 a2 b1 b2 इनके मान लिख लेते हैं। a1 का मान कितना आ जाता है 3, b1 का आ जाता है 1 और c1 का भी कितना आ जाता है 1। a2 का मान आ जाता है 2k माइनस 1, b2 का आ जाता है k माइनस 1 और c2 का आ जाता है 2k प्लस 1। अब हम क्या करते हैं इसको इस स्थिति में क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, इस स्थिति के रूप में व्यक्त करते हैं। तब हो जाता है a1 का मान है 3/2k माइनस 1 1/k माइनस 1/2k प्लस 1। अब हम देखते हैं कि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तब इससे तो हम क्या करते हैं k का मान निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इक्वल ही नहीं है तब उसका k का मान नहीं होगा। जब इक्वल होंगे तब हम क्या करते हैं इन इक्वल वाले को क्या करते हैं आपस में बराबर कर देते हैं। इक्वल वाले हो जाते हैं 3/2k माइनस 1/k माइनस 1। अब हम क्या करते हैं इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तब आ जाता है 3k माइनस 1 2k माइनस 1 3k माइनस 3 2k माइनस 1। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 3k माइनस 2k, इसको इस तरफ भेजते हैं तब प्लस माइनस 1, यानी k इजिकल टू 2। कितना आ जाता है k इजिकल टू 2, यानी k का मान अगर 2 होगा तब स्थिति कौन सी होगी कोई हल नहीं होगा। अगर k का मान 2 नहीं होकर कोई और संख्या होगी तब हमारा क्या हो जाएगा इसका हल है वो क्या है, या तो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी नहीं होता तो क्या होगा संपत्ति यानी अनेक हल होंगे। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन व वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि का आप अधिक उपयोग मानते हैं। यानी हमें क्या करना है प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधि से हल करना है, और हमारे जो संतुष्ट यानी हमें आसान कौन से लगते हैं उसका बताना है। उसका तो सिर्फ नाम बताना है, बाकी हमें क्या करना है इसके दोनों विधि से हल करना है। तब हम करते हैं समीकरण क्या देगा 8x प्लस 5y इजिकल टू 9 3x
प्लस 2y इजिकल टू 4। ये दो समीकरण दिए गए हैं। पहले हम कौन सी विधि से करते हैं? प्रतिस्थापन। पहले कौन सी करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो हम क्या करते हैं? 8x प्लस 5y इजिकल टू 9। ये तो है समीकरण 1। समीकरण 2 में हम क्या कर लेते हैं? किसी एक का प्रतिस्थापन कर देते हैं, यानी इसका हम प्रतिस्थापन कर देते हैं 2y का, तो हो जाता है 3x इजिकल टू 4 माइनस 2y। इस 3 यानी हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि में एक चर पद का मान है वो क्या करना है? दूसरे चर पद के मान के बराबर कर देते हैं। तो यानी यहाँ पर 3 गुणा में इसको किस में फेंक देते हैं? भाग में। यह हो जाता है x का मान, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या हो जाता है? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब आ जाता है 8 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इजिकल टू 9। यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? इसको सरल करते हैं तब हो जाता है 8 चौक 32 माइनस 16y अपॉन 3 प्लस 5y इजिकल टू 9। अब हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है 3 32, 3 का 3 में भाग देते हैं। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। 3 का यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? बट्टे में 1 का अगर इसमें भाग देते हैं तब आ जाता है 3 को 5 से गुणा करते हैं तब कितना आ जाता है? 15। कितना आ जाता है? 15 y इजिकल टू 9 बट्टे 1 वज्र गुणन विधि से। तब हो जाता है यहाँ पर भी क्या है? 16y। क्या है? 16y। तब हो जाता है 15 में से यहाँ पर देखते हैं माइनस की संख्या दी गई कितनी है? 1। तो हो जाता है 32 माइनस y इजिकल टू 9 गुणा 3। तब कितना आ जाता है? y इजिकल टू 27 माइनस 32। y का मान कितना आ जाता है? y यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? इस y का पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है y इजिकल टू 32 माइनस 27। y इजिकल टू आ जाता है कितना? y इजिकल टू 5। यानी y का मान 5 है। तो हम क्या करते हैं? x का मान हल करते हैं। x का मान हल करने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं तब कितना आ जाता है? x इजिकल टू 4 माइनस 2, y का मान है 5 बट्टे 3। यह आ जाता है 5 तो 10, तो आ जाता है x इजिकल टू 4 माइनस 10 बट्टे 3। तब कितना आ जाता है? 4 में से 10 के पीछे बचा 6। कितना आ जाता है? x इजिकल टू -2। यानी x का मान -2 और y का मान क्या है? 5 है। तब हमारे ये समीकरण क्या आपस में संतुष्ट हैं। अब हम क्या है? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तब तो ये हो जाता है x बराबर 2 व y बराबर -2 व y बराबर 5 है। अब हमें क्या करना है? इसी समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले
वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले a1 का मान कितना है 8, b1 का मान कितना है 5 और c1 का मान कितना है 9। इसी प्रकार a2 3, b2 2, c2 4, c2 का मान कितना है 4 प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनको वज्र गुणन विधि से हल करना है। किससे, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हल करते हैं तो हम देखते हैं क्या करते हैं, इसमें x y और ये इसके बट्टे में हमारे क्या होता है, इसके बट्टा होता है b1 c2 माइनस c1 b2। इसके बट्टे होता है c1 a2 a1 c2। इसके बट्टे में होता है a1 b2 b1 c2। इजिकल टू। अब हम क्या करते हैं, उपयुक्त मान हमें प्राप्त है, इन सभी का मान रखते हैं तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इनका मान रखते हैं तब आ जाता है x अपॉन b1 का मान कितना है 5, c2 का मान है 4। उसके बाद माइनस c1 का मान है 9, b1 का मान है b2 का मान है 2 इजिकल टू y अपॉन a1 का मान कितना है, a1 नहीं c1 का मान है 9, a2 का मान है 3 माइनस a1 का मान है 8 और c2 का मान है 4 इजिकल टू 1 अपॉन a1 का मान कितना है 8, b2 का मान है 2 माइनस c1 a2 का मान है 3 और b1 का मान है 5। x अपॉन 500 के 20 माइनस 9 2 18, y अपॉन 9 3 27 माइनस 800 के 32, 8 2 16 माइनस 5 3 15, 5 3 कितना आ जाता है 15। तब आ जाता है x इजिकल टू इसमें हम क्या है, यहाँ पर एक गलती कर दी, क्या है यहाँ पर क्या आता है माइनस, किस प्रकार, इसका हम इस पर इधर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है -9 -4, यानी c1 और c2 के मान किस में आ जाते हैं -4 और -9। तो हम जहाँ पर c1 का मान है वहाँ पर क्या करते हैं माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर 9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -4। तो हल क्या हो जाता है -20 प्लस 18, इसमें क्या हो जाता है -27, 800 प्लस 32, तो हो जाता है -2 इजिकल टू y अपॉन 5 इजिकल टू 1/1। क्या आ जाता है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तब हम इसको और इसको बराबर करते हैं, तब आ जाता है x अपॉन -2 इजिकल टू 1, तब आ जाता है x बराबर -2। इसी प्रकार y अपॉन 5 इजिकल टू 1, y इजिकल टू कितना आ जाता है 5, कितना आ जाता है 5, यानी इस प्रकार वज्र गुणन विधि से करते हैं तब हमारा हल यह हो जाता है, और प्रतिस्थापन से करते हैं तब यह हो जाता है। इसमें हमारी उपयुक्त विधि है वो सरल विधि कौन सी होती है, प्रतिस्थापन होती है, क्योंकि प्रतिस्थापन है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, जो समीकरण दिया है उसी में से किसी एक का पक्षांतरण करके हल कर सकते हैं। इसमें हमारे क्या है, ये सूत्र है, इसको
ये सूत्र है, ये हमारे को कंफ्यूजन कर सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन 3 हो जाता है। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा इनको उनके हल किसी भी गणितीय विधि से कीजिए। यानी हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। इसमें यह नहीं दिया गया है प्रतिस्थापन से करें, विलोपन से करें, विवर्गुण विधि से करें या फिर संख्या को बदलने वाली संख्या से करें। हमें ये नहीं दिया गया है, हमें तो सिर्फ क्या दिया गया है कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे समीकरण बनाना है और उनको हल करना है। तो पहला टॉपिक है इसका, क्वेश्चन 4 का पहला टॉपिक हमें क्या दिया गया है, पहला टॉपिक दिया गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। यानी एक भाग तो क्या है, नियत है। यानी उनके सुबह के खाने का तो नियत है, लेकिन शाम के खाने में ये देखते हैं कि क्या है, वो कितने दिन भोजन करता है उतने ही पैसा देते हैं। लेकिन सुबह अगर खाए या ना खाए उनका तो पैसा क्या है, फिक्स है। इसी प्रकार आगे क्या दिया गया है कि जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तब उसे कितना 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक छात्र 26 दिन भोजन करता है तब उसे 1180 रुपये देना पड़ता है। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। भोजन का मूल्य याद करना है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, माना नियत भाग x है तथा अतिरिक्त दिन y है, ये हमने मान लिया। उसके बाद क्या दिया गया है कि a है वो क्या करता है, ए है विद्यार्थी है वो कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है और कितने रुपए देता है, 600। यानी वो क्या करता है, एक तो समय का तो नियत देता है, उसके बाद क्या करता है 20 दिन एक्स्ट्रा, यानी 20 दिन वो शाम को भोजन करता है, 10 दिन भोजन नहीं करता है, तब वो कितने रुपए देता है, 1000। ए विद्यार्थी बी है वो क्या करता है, नियत तो दोनों के लिए नियत ही है, वो क्या करता है 26 दिन भोजन करता है और कितना पैसा देता है, 1180। अब हमें यह बताना है कि x और y का मान क्या है। इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तब क्या हो जाता है, x प्लस 20y इजिकल टू 1000, x प्लस 26y इजिकल टू 1180। क्या हो जाता है, इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 को घटा लेते हैं या फिर क्या इसको क्या कर देते हैं, विलोपन विधि से कर लेते हैं हल। यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं करके कौन सी कर लेते हैं, विलोपन विधि से करते हैं तब क्या हो जाता है, इसको माइनस से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण इसको दे देते हैं 1, समीकरण 2। विलोपन विधि से करते हैं तब क्या हो जाता है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तब क्या हो जाता है, माइनस के 6y इजिकल टू 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y इजिकल टू कितना आ जाता है, 180/6 कितना आ जाता है, y इजिकल टू 23। यानी अगर कोई विद्यार्थी एक दिन भोजन, यानी वो क्या है सुबह को तो हमेशा खाता है, लेकिन एक दिन क्या करता है शाम को भोजन खाता है, तब उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, एक दिन शाम को भोजन करने के लिए उसको कितना रुपये देने पड़ेंगे, 30 रुपये देने पड़ेंगे। अगर अब हम करते हैं x का मान, यानी नियत है वो कितना है, यानी अगर वो महीने में भोजन करे या ना करे लेकिन उसका पैसा है वो कितना लेता है, उसके लिए हम करते हैं y का मान
समीकरण 1 में रखने पर y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या हो जाता है x प्लस 20 गुणा 23, 20 गुणा कितना हो जाता है 23 इजिकल टू 1000। x इज प्लस 600 इजिकल टू 1000। x इजिकल टू आ जाता है 1000 माइनस 600, x इजिकल टू आ जाता है 400। यानी उसका नियत है, नियत भोजन करने के लिए क्या है, यानी कोई विद्यार्थी अगर सुबह का भोजन करे या ना करे, कोई विद्यार्थी अगर हॉस्टल में है, अगर हॉस्टल में रहता है तो उसको क्या है 400 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद वो कितने दिन शाम को भोजन करता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर एक दिन शाम को करता है तो उसको कितना देना पड़ेंगे 400 और 30 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। यानी अतः नियत भाग का वे 400 रुपये तथा अतिरिक्त दिन का 30 रुपये है। अतिरिक्त दिन का कितना है 30 रुपये है। इस प्रकार टॉपिक 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिया गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश में x घटाया जाए और 1/4 हो जाती हैं जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। यानी हमें क्या है हर वह अंश दिए नहीं गए तो हम क्या मान लेते हैं, माना अंश x तथा हर y है। यानी अंश क्या है x है और हर क्या है y है। तब भिन्न क्या होगी x/y। अब इसने आगे क्या पोजीशन दी है कि फर्स्ट पोजीशन में इसने कहा है कि उसके अंश से 1 घटाया जाए। यानी उसके अंश से 1 घटा जाए। अंश कितना है x में से 1 घटा दें तब कितनी बन जाती है 1/3। कितनी बन जाती है 1/3। और इसने आगे क्या कहा है कि अगर हर में 8 जोड़ दें, हर कितना है 8 y प्लस 8 तब कितना बन जाता है 1/4। ये इसने क्या है 2 स्थिति दी गई है। अब हमें क्या करना है अंश से हर की यानी उस भिन्न की संख्या याद करनी है। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं तब आ जाता है 3x - 3 इजिकल टू y। इसका क्या हो जाता है 4x इजिकल टू y प्लस 8। इसको पक्षांतरण कर देते हैं तो हो जाता है, पक्षांतरण करने पर क्या हो जाता है 3x प्लस y पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 3x - y इजिकल टू 3। यह हो जाता है समीकरण 1। नेक्स्ट इसमें भी पक्षांतरण करते हैं। इसका पक्षांतरण करते हैं तब क्या हो जाता है 4x - y इजिकल टू 8। यह है समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से आप इसको विलोपन से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, वज्रगुण विधि से भी हल कर सकते हो। तीनों में से जो आपको उचित लगे उससे हल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर विलोपन विधि से बताता हूँ। विलोपन विधि से करते हैं तब क्या आ जाता है 3x - y इजिकल टू 3।
समीकरण 2 में क्या दिए गए हैं, 4x माइनस वाई इजिकल टू 8, ये दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तब क्या होता है, ये माइनस ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। y से y कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाता है, माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x इजिकल टू आ जाता है 5, x का मान कितना आ जाता है 5, x का मान 5 आ जाता है। y का मान हल करने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तब हम कर रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब आ जाता है 3, x का मान 5 माइनस वाई इजिकल टू 3, वाई इजिकल टू कितना आ जाता है 3, 15 इजिकल माइनस वाई इजिकल टू 3, तब आ जाता है वाई इजिकल टू 3 माइनस 15 माइनस वाई इजिकल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y इजिकल टू आ जाता है 12, यानी r है वो तो क्या होगा 12 होगा, अंश है वो क्या होगा 5 होगा, ये है तब आ जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः अंश 5 है तथा हर 12 है, हर क्या है 12 है, अंश 5 है, तब भिन्न संख्या, तब भिन्न संख्या क्या होगी, अंश कितना है 5 और हर कितना है 12, तब भिन्न संख्या 5/12 होगी, यानी हमारी भिन्न संख्या वो क्या होगी 5/12 होगी, अंश 5 होगा, हर कितना होगा 12। इस प्रकार टॉपिक 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 में हमें दिए गए हैं, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए 40। अगर वो कितना है एक उत्तर सही करता है तब उसको कितने मिले 3 अंक। अगर एक उत्तर गलत करता है तब उसको कितना 1 नंबर कट हो जाता है। यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक तथा गलत उत्तर के 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित होते हैं। अब हमें बताना है कि टोटल पर्सन कितने हैं। माना हमें क्या है, सही और गलत का नंबर दिया गया है कि अगर एक गलत होता है तब 2 कटते हैं, लेकिन हमें यह नहीं दिया गया है कि कितने % गलत हुए और कितने सही हुए। तो हम मानते हैं माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा x है तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। क्या है y है, यानी सही प्रश्नों की संख्या x है, गलत प्रश्नों की संख्या क्या है y है। अब उसने क्या कहा है कि अगर वो 1% सही करे, 1% सही करे तब उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं 3। 1% सही करता है तब 3, यानी सही कितने करता है x, तब उसके सही अंकों का सही प्रश्नों का अंक कितने हो जाएंगे 3x प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि अगर उसका 1% गलत है तब उसका 1 नंबर क्या हो जाता है कट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है माइनस y इजिकल टू टोटल अंक कितने मिलते हैं 40। ये हो जाता है समीकरण 1
समीकरण 2 क्या हो जाता है कि अगर वो 1% सही करे तब उसको कितना अंक प्राप्त हो, 4। तो कितना हो जाएंगे टोटल प्रश्नों के, टोटल अंक कितना हो जाएंगे 4x माइनस 1% गलत करे तब उसको कितना अंक कटे, 2। तब टोटल अंक कितने कट जाते हैं, y इजिकल टू टोटल अंक कितने प्राप्त होते हैं, 50। समीकरण 2 क्या हो जाता है। इसको अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अगर हमें हल करना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं -2 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 40 50, यानी इनमें से कोई भी संख्या आपस में मैच नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर बना लेते हैं। बराबर बनाने के लिए इसको अगर 2 से गुणा करते हैं तब ये बराबर बन जाती हैं। हो जाता है समीकरण 1 को हम गुणा करते हैं तब आ जाता है 6x माइनस 2y इजिकल टू 80। इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से, तब आ जाता है समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो हो जाता है 6x माइनस 2y प्लस बराबर 80। उसके बाद आ जाता है 4x माइनस 2y इजिकल टू 50। अब हमें क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 4, 6 में से 4 जाते हैं, पीछे बचते हैं 2x, 2 में से 2 कैंसिल, 80 में से 50 जाते हैं, पीछे कितना बच जाता है 23। 2 से विभाजित करते हैं तब कितना आ जाता है x इजिकल टू 15। x का मान कितना आ जाता है 15, यानी x का मान 15 होगा, यानी उसके सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी 15। यानी वो 15 प्रश्न अगर सही करता है तब तो ये उसके क्या, अगर एक अंक का 1% का 3 अंक मिले और एक गलत होने पर क्या 1 कट जाए तब तो उससे 40 अंक प्राप्त हो जाते हैं। अगर वही 15% सही करता है और उसको 4 नंबर मिले और कट जाए पर, गलत होने पर 2 अंक कट जाता है तब उसके कितने अंक प्राप्त होते हैं 50। तब हम क्या करते हैं, x का मान, अब हमें गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी है तब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना है, 3 गुणा 15 माइनस y इजिकल टू 40, 45 माइनस y इजिकल टू 40। पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है -y इजिकल टू 40 माइनस 45 माइनस y इजिकल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इजिकल टू कितना आ जाता है 5। y इजिकल टू कितना आ जाता है 5, यानी वो क्या करता है, 5 प्रश्नों को तो गलत करता है और 15 प्रश्नों को सही करता है। उसने आगे क्या पूछा है कि टोटल प्रश्न कितने थे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः यश ने 15 प्रश्नों का उत्तर सही दिया तथा 5 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब हमें क्या बताना है कि टोटल प्रश्न कितने थे। टोटल प्रश्नों की संख्या बतानी है तो हम क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू कुल प्रश्न या फिर सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न कुल प्रश्न। तो होता है 15 + 5 इजिकल टू
20, यानी टोटल प्रश्न कितने हो जाते हैं 20। अतः या फिर तब कुल प्रश्न 20 थे। कुल प्रश्न कितने थे 20 थे। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 3। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया है एक राज्य मार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी एक कार ए स्थान से और दूसरी कार बी स्थान पर एक ही समय से चलना, यानी कोई 2 कारें हैं या फिर हम मान लेते हैं क्या है, कोई 2 जगह दी गई हैं, कोई मार्ग है, इसमें एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। क्या करते हैं कारें एक ही समय पर, यानी दोनों कारें एक ही टाइम पर चलना शुरू होती हैं और क्या होती हैं ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, यानी इनकी क्या है स्पीड है वो निश्चित नहीं है। तो इसमें आगे क्या दिया है कि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, यानी अगर यह कार इस दिशा में चल रही है तो यह भी किसी दिशा में चलेगी, इसी दिशा में चलेगी। तब क्या करते हैं ये कारें दोनों अगर एक ही दिशा में चलती है तब क्या है 5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद क्या हो जाती हैं आपस में एक दूसरे के मिल जाती हैं। अगर वो कारें दूसरी स्थिति क्या दी गई है, यदि वे कारें विपरीत दिशा में चले, यानी ये कार इस दिशा में चलती है तो ये कार किस दिशा में चले, इस दिशा में चले, तब क्या हो जाती है अगर दोनों आमने सामने चले या फिर विपरीत दिशा में चले तब क्या हो जाती है 1 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 1 घंटे बाद आपस में क्या हो जाती हैं मिल जाती हैं। अब हमें यह बताना है कि इस दोनों कारों की स्पीड क्या है। स्पीड बतानी है तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं माना कार एक ही चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो क्या होते हैं मान लेते हैं कि इसकी चाल ये है और इसकी चाल ये है। अब इसमें स्थिति क्या दी गई है कि दोनों कारें क्या हो एक ही दिशा में चले, दोनों कारें एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चलते हैं तब क्या हो जाती है स्थिति, जब दोनों की दिशा समान हो, दोनों की दिशा समान है तब क्या हो जाती है कार की, तब क्या हो जाता है x माइनस वाई इजिकल टू, यानी दोनों की इस दिशा अगर समान है, यानी ये भी इसी दिशा में चल रही है और ये भी इसी दिशा में, तब इनका अंतर तो क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर रहता है, तब क्या हो जाता है कि x माइनस वाई इजिकल टू, ये कितने किलोमीटर दूरी दी गई है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया गया है 5 घंटे। दोनों कारें की दिशा समान हो तब मिलने का समय, मिलने में लगा समय 5 घंटा है, 5 घंटा है। यानी अगर दोनों कारों की इस दिशा समान है तो हो जाती है x माइनस वाई बराबर 100, और क्या हो जाते हैं कितने टाइम बाद मिलती है 5, तब क्या कर देते हैं इसको 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा करते हैं, यानी इन दोनों समीकरणों को अगर हम 5 से गुणा करके हल करते हैं तो वो क्या है 100 किलोमीटर दूरी पर आपस में मिल जाती हैं। इसी प्रकार जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 5x माइनस 5y
इजिकल टू, या फिर क्या करते हैं इस 5 का भाग दे देते हैं, तब आ जाता है 20। x माइनस वाई इजिकल टू 20, यह आ जाता है समीकरण 1। नेक्स्ट हम करते हैं जब दोनों की दिशा समान विपरीत, जब दोनों की दिशा विपरीत या फिर आमने सामने हो, आमने सामने हो, तब मिलने में लगा समय 1 घंटा है। कितना है? 1 घंटा है। जब क्या है मिलने में लगा समय कितना है? 1 घंटा है। 1 घंटा है तब यहाँ क्या हो जाती है स्थिति कि x प्लस वाई। अगर आमने सामने है तब दोनों की दूरी क्या हो जाती है? आपस में ऐड हो जाती है, क्योंकि इसका ये जितनी दूरी तय करेगा ये दोनों के क्या है आपस में एक दूसरे की दूरी को कम तय करनी पड़ेगी, तब ये क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, तब हो जाती हैं। तब टाइम कितना लगता है? दूरी कितनी है? 100, और टाइम कितना लगता है? 1 घंटा। 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आता है किस मार्क 2। अब हम करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से विलोपन विधि से हम हल करते हैं, तब क्या हो जाता है? समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तब क्या हो जाता है? x माइनस वाई इजिकल टू 20, x प्लस वाई इजिकल टू 120। y से y कैंसिल, 2x इजिकल टू 120, 2 से भाग देते हैं, तब कितना आ जाता है? x इजिकल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो कार A है वो तो क्या है 60 की स्पीड से चलती है, तब तो क्या होती है? अगर दिशा विपरीत है तब तो ये स्थिति होती है, और दिशा अगर विपरीत है तब ये स्थिति, और समान है तब ये टाइम लगता है। अब हम क्या करते हैं? समीकरण x का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तब क्या हो जाता है? x का मान कितना है? 60 प्लस वाई इजिकल टू 100। क्या हो जाता है? तो हो जाता है x वाई इजिकल टू 100 माइनस 60, वाई इजिकल टू कितना आ जाता है? 40। यानी कार भी है वो तो क्या है 40 की स्पीड से चले, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 की स्पीड से चले, और कार ए है वो क्या है 60 की स्पीड से चले, तब क्या हो जाती हैं? दोनों की स्थिति ये होती है जब आमने सामने होगी, तब तो क्या होगी? जब दोनों कारें क्या हो? आमने सामने, यानी विपरीत दिशा में चलती है, तब तो क्या 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है दोनों कारें मिला के। अगर विपरीत दिशा में है तो उन दोनों का जो मिलने का समय है वो कितना होगा? 5 घंटे बाद क्या है वो दोनों कारें आपस में बराबर आ जाएगी। इस प्रकार टॉपिक 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। नेक्स्ट टॉपिक 5 में क्या दिया गया है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई, यदि उसकी लंबाई कितनी है? 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई है वो कितनी है? 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी क्या है? कोई आयत है, माना कि ये क्या है? एक आयत है, इसका क्षेत्रफल समान है, लेकिन इसने क्या स्थिति दी है कि अगर इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, यानी इसको तो घटा दें, लंबाई को तो 5 इकाई घटा दें, यानी ये सेम ही आयत है, इसकी लंबाई को तो हम क्या करते हैं 5 इकाई घटा दें, और चौड़ाई को क्या है 3 इकाई बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दें, तब क्या है
तब इसके परिमाप यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होती है? 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई। उसी प्रकार इसने नेक्स्ट क्या कहा है कि अगर लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई, यानी लंबाई है जो इसकी पहले लंबाई थी इससे 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को कितना? 2 इकाई बढ़ा दें, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होती है? 67 वर्ग इकाई। अब हमें यह बताना है कि आयत की लंबाई क्या थी और चौड़ाई क्या थी। इसका हल करने के लिए हम क्या करते हैं? माना आयत की प्रारंभिक लंबाई कितनी है? x किसमें है? इकाई, x इकाई तथा x इकाई है तथा चौड़ाई y इकाई है। चौड़ाई क्या है? y इकाई है। तब हमारे इसकी स्थिति, अब हम करते हैं फर्स्ट स्थिति। स्थिति यह हो जाती है इकाई और तब लंबाई और चौड़ाई यह हो जाती हैं, तब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाता है? x y इकाई वर्ग इकाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई क्या है? x और चौड़ाई क्या है? y, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? x गुणा y, x y इकाई वर्ग इकाई, यह हो जाता है। अब हम करते हैं इसका स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में इसने क्या दिया है? फर्स्ट स्थिति में इसने क्या कहा है कि अगर उसकी लंबाई से क्या करते हैं? 5 कम। लंबाई कितनी है? x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 प्लस y माइनस कितना हो जाता है? y माइनस 3, y माइनस y प्लस 3। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तब क्या होता है? क्षेत्रफल के बराबर होता है। तब क्षेत्रफल में क्या कमी होती है? क्षेत्रफल क्या है उसका? x y, उसमें कितनी कमी हो जाती है? 9। क्या हो जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई में इतनी घट होती है, चौड़ाई में इतनी, और इन दोनों को गुणा करते हैं तब क्षेत्रफल होता है। तब यह स्थिति होती है। स्थिति इसको हम हल करते हैं तब आ जाता है xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इजिकल टू xy माइनस 9। इसको आपस में कैंसिल, पक्षांतरण। क्या करते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब होता है 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इजिकल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 6 इजिकल टू 0। इसको दे देते हैं समीकरण 1। यह हो जाता है। या फिर हम इसको क्या कर देते हैं? इस 15 का उस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। किस तरफ? 15 माइनस 9 कितना आ जाता है? 6। इसको दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हमें स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में हमें क्या दिया गया है कि लंबाई में 3 जोड़ दें और चौड़ाई में कितना? 2। लंबाई में कितना जोड़ दें? 3। 3 जोड़ते हैं यानी लंबाई कितनी है? x प्लस 3 y प्लस 2। तब क्या हो जाती है?
जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी आ जाती है, x प्लस वाई में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है, 67। कितनी हो जाती है, 67। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तब कितना आ जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। अगर घटती है तब माइनस का चिन्ह आता है और बढ़ता है तब क्या आता है, प्लस का चिन्ह। अब हम करते हैं इसको सरल, तब होता है एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6 इजिकल टू एक्स वाई माइनस प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, पक्षांतरण क्या करते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 2x प्लस 3y इजिकल टू 67 माइनस 6। तो आ जाता है 2x प्लस 3y इजिकल टू 61। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर, यानी x और y के मान अगर समान नहीं है तो हम इसको किस विधि से करते हैं, या तो प्रतिस्थापन से कर लो या विलोपन से। विलोपन से करने से आसान है कि इसको हम क्या कर ले, वज्र गुणन से। विलोपन से करेंगे तब हमें क्या है, इसकी आपस में संख्याओं को गुणा करना होगा। तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं इसको। वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से हम अगर हल करते हैं तब क्या हो जाता है, a1 का मान कितना आ जाता है, समीकरण 1 से 3 b1 का -5 और c1 का 6 कितना आ जाता है, 6 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 6, क्योंकि इसका क्या कर देते हैं, पक्षांतरण इजिकल टू 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी पक्षांतरण करते हैं तब आता है -61 इजिकल टू 0। इस रूप में बनाते हैं तब आ जाता है -6। इसी प्रकार a2 का मान कितना आ जाता है, 2, b2 का मान 3, c2 का मान आ जाता है -61। याद आता है। अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणन का सूत्र होता है x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन x अपॉन क्या होता है, b1 c2 c1 b2 c1 a2 a1 c2 a1 b2 b1 a2, ये सूत्र होता है। अब हम क्या करते हैं, उपयुक्त मान यहाँ से रख देते हैं तो हो जाता है x अपॉन b1 का मान कितना, -5 और c2 का मान है -61 प्लस माइनस c1 का क्या है, -6 माइनस प्लस 6 और 3 इजिकल टू y अपॉन y का मान क्या है, c1 का मान कितना है, -6, a1 का है 3 माइनस c2 का मान है 61 माइनस प्लस 61 और a1 का मान है 3। यहाँ पर a2 का 2 और a1 का 3 1 अपॉन a1 का मान कितना है, 3, b2 का मान है 3 माइनस प्लस b1 का मान है -5 माइनस प्लस 5 और a2 का मान कितना है, 2। इसको हल करते हैं तब आ जाता है x अपॉन 61 को 5 से गुणा करते हैं, 5 और 6 पंजेरी 30 माइनस प्लस 6 18 इजिकल टू y अपॉन कितना आ जाता है, 6 दूनी 12 प्लस 61 6 18 183 इजिकल टू 1 अपॉन
3 3 9 प्लस 5 2 10, तो कितना आ जाता है x अपॉन 8 5 13 3 1 और 1 2 और 3 323 इजिकल टू 183 में से अगर हम घटाते हैं 12 तो कितना हो जाता है 171 इजिकल टू 1 अपॉन 10 और 9 19। x का मान हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं x अपॉन 323 इजिकल टू 1 अपॉन 19। 323 में x का 19 का भाग देते हैं, 19 का 19 पीछे कितना बचाते हैं 19, तब पीछे बच जाता है 13, 19 साते 133, यानी इसमें कितनी बार जाता है 17 बार, कितनी बार 17 बार, यानी x इजिकल टू कितना आ जाता है 17 इकाई, 17 इकाई। अब हमें y का निकालना है, y का निकालना है तो हम क्या करते हैं y अपॉन 171 इजिकल टू 1 अपॉन 19, इसका भाग देता है 9, तो भाग देता है y इजिकल टू 9, यानी y का मान कितना आ जाता है 9 इकाई, 9 इकाई, यानी उसकी लंबाई तो क्या थी 17 थी और चौड़ाई क्या थी 9 वर्ग इकाई है, 9 वर्ग 9 इकाई है और इसकी क्या है 17 इकाई है। तो हमें देखना है, तो हम देखते हैं हमें क्या है इसकी लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो जाती है। इसमें हमें क्या पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई पूछा गया था। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल अगर निकालने का पूछे तो हम क्या करते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है L गुणा B, L गुणा B, L गुणा B यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 17, तो आ जाता है क्षेत्रफल लंबाई है 17 गुणा 9 इजिकल टू कितना आ जाता है 17 153, कितना आ जाता है 17 153 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में क्या होता है वर्ग इकाई। इसमें हमने क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई तीनों याद कर लिया। इस प्रकार हमारा टॉपिक हो जाता है कि अगर उसकी लंबाई में 5 घटा दे 3 जोड़ दे तब क्या ये बनना चाहिए, क्षेत्रफल में ये कटौती होनी चाहिए, और अगर उसकी लंबाई में 3 जोड़ दें और 2 चौड़ाई में जोड़ दे तब क्या होनी चाहिए इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए क्या होगी, उनकी प्रारंभिक लंबाई है वो 17 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 9 होगी। इस प्रकार हमारा क्या टॉपिक 5 हो जाता है, यानी इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 3.5 हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 पढ़ेंगे।